हेलो एवरीवन, एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं नूर हाशमी वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी आईबीपीएस की वैकेंसी आ गई है। तो आरआरबी आईबीपीएस की वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किस एज में आप क्या भर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आईबीपीएस आरआरबी 2024। सबसे अच्छी बात यह है जो बच्चे जिन्हें थोड़ा इंग्लिश से डर लगता है ना, जिनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, वो एक तरीके से ये वैकेंसी उनके लिए रामबाण है। तो जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छे हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा वीक भी हैं, उनके लिए आरआरबी आईबीपीएस की बहुत शानदार वैकेंसी आई है। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वैकेंसी है। तो आज उसी का नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए, आरआरबी 2 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज जो नेशनलाइज्ड बैंक का है, और दूसरा बात जो आरआरबी है दैट इज रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट। देखिए वैकेंसी आरआरबी की चाहे नेशनलाइज्ड बैंक वाली हो या आरआरबी वाली हो, मतलब ग्रामीण बैंक की वाली हो, वो 2 पोजीशन के लिए आती है। एक जिसे आप बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट को आप कहीं ना कहीं क्लर्क का नाम दे सकते हैं, और दूसरा ऑफिसर स्केल 1st, 2nd और 3rd। ऑफिसर स्केल 1st को आप ये बोल सकते हैं कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो पीओ आप सुनते हैं ना, तो आरआरबी में उसी पीओ को आप ऑफिसर स्केल 1st के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मिल रही है 9,995, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वैकेंसी है। बहुत ही शानदार मौका है उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्री में केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा आपका। ठीक है, और मेंस में इंग्लिश की जगह पर आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन हिंदी का होगा। तो प्लीज़ जी जान लगाकर जुड़ जाइए। और आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि आपको 9,995 वैकेंसीज में से केवल एक वैकेंसी ही चाहिए। तो जी जान लगाकर लग जाइए। आगे देखते हैं इसमें क्या है नोटिफिकेशन में। देखिए है क्या, पोस्ट वाइज वैकेंसी भी देख लीजिए कि ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज़, मतलब क्लर्क की जो भी वैकेंसी है वो है लगभग 5,585 वैकेंसी क्लर्क की है, और ऑफिसर स्केल 1st मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 3,499 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें ऑफिसर स्केल 2nd, देखिए ऑफिसर स्केल आप 1st भर पाएंगे अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो, और मल्टीपर्पज़ भर पाएंगे। ऑफिसर स्केल 2nd की वैकेंसी आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो प्राइमरली एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है। तो प्राइमरली जो आपका फोकस होगा वो आपका मल्टीपर्पज़ का होगा और ऑफिसर स्केल 1st का होगा। और हाँ, हर एक बच्चा जो क्लर्क भर सकता है वो पीओ भी वैकेंसी भर सकता है। तो आपको स्केल 1st की भी वैकेंसी भरनी है और आपको मल्टीपर्पज़ की भी वैकेंसी भरनी है। ठीक है, देखते हैं आगे। लिखा है पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स। पहली बात तो आप जान जाइए कितने आरआरबी हैं इंडिया में। तो पहला क्वेश्चन आप जीए का भी इससे बहुत बढ़िया समझ सकते हैं कि 43 कितने आरआरबीज हैं, 43 टोटल आरआरबीज हैं इंडिया में। ठीक है बेटा, तो 1 मिनट, हाँ 43 आरआरबीज हैं। 1 मिनट, वेट अ मिनट, हाँ 43 आरआरबीज हैं। गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया दैट ऑपरेट। देखो आरआरबी का मतलब क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब ग्रामीण परिक्षेत्र में जो है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत के सरकारी स्वामित्व वाले, मतलब ये प्राइवेट नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। एक्चुअली ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब कहीं ना कहीं इनमें मिनिमम 50% स्टेक जो है वो किसका है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा ही होगा। तो ये मत सोचिएगा ये प्राइवेट है, प्राइवेट एकदम भी नहीं है। नेक्स्ट देखें, अगला है कि एक्टिविटी कि कब क्या होना है, कब क्या लास्ट डेट है, कैसे क्या है। तो अगर देखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी है 7 जून 2024। 7 जून 2024 से डेट स्टार्ट हो चुकी है और 27 जून 2024 लास्ट डेट है। और हाँ, नॉर्मली आप लोगों की आदत होती है ना कि लास्ट डे में आकर हम भरेंगे, मतलब हम 27 को भरेंगे। प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, 27 को सर्वर हैंग ज़रूर करता है। तो कोशिश कीजिए 25 तक आप अपने फॉर्म सारे क्या कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए ऑनलाइन। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, आप फीस कब तक सबमिट करते हैं, तो सेम डेट है 7 जून से लेकर 27 जून तक आप फॉर्म भी भर सकते हैं और पेमेंट भी अपनी फीस का कर सकते हैं।
कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ड्रिल, पीईटी। एक्चुअली क्या है बेटा, पीईटी आप जनरल वाले बच्चों के लिए नहीं होता। पीईटी एक तरीके से जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे एससी हैं, एसटी हैं, या जो पीडब्ल्यूडी में इस टाइप के जो बच्चे आते हैं, उनको रिजर्वेशन के तौर पर आईबीपीएस खुद ब खुद कुछ दिन की ट्रेनिंग करवाता है। जैसे हम लोग क्लास पढ़ाते हैं ना, वैसे ही 7 दिन या 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो पीईटी कहलाती है। ये आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम कब होगा आपका? एग्ज़ाम आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग में, मतलब जुलाई और अगस्त में आपका पेपर टेंटेटिव डेट है, हो जाएगा। प्रीलिमिनरी क्या है यहाँ दिया गया ना, डाउनलोड द कॉल लेटर्स जुलाई अगस्त में है। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अगस्त में। रिजल्ट, प्री का जो रिजल्ट है वो अगस्त लास्ट या सितंबर में आपको मिल जाएगा। कॉल लेटर फॉर द मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम जो है ना, पता है मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्री में 2 ही सब्जेक्ट होंगे आपके, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो वही है, आगे बात करेंगे। जो मेंस का कॉल लेटर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सितंबर में, और ऑनलाइन का मेंस जो एग्जामिनेशन हो जाएगा वो सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट भी देखिए कितना सिस्टमेटिक है कि मेंस का रिजल्ट आपका अक्टूबर में आपको दे देगा। इंटरव्यू, याद रखिए इंटरव्यू केवल और केवल ऑफिसर स्केल वाले में ही होना है, मल्टीपर्पस और क्लर्क में कोई भी बेटा इंटरव्यू नहीं है। तो याद रखिए जो बच्चे पीओ का पेपर भरेंगे उनका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा, ठीक है। कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा और इंटरव्यू देखिए नवंबर में आपका हो रहा है। और कितनी बढ़िया बात है कि नया साल आते आते आपको एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कि यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड एज अप्रॉक्स, ठीक है। तो जनवरी 25 में आपका कहीं ना कहीं प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का पेपर दिया है तो क्या मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं, तो ये सारी बातें हम करेंगे। देखिए कि ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पस, दैट इज ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पस एक चीज़ है, और ऑफिसर स्केल, इन दोनों के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट आप, मतलब आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, इस तरह का आपका कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन वो ग्रेजुएट डिग्री कब तक आपके पास होनी चाहिए? 27 जून 2024, 27 जून 2024 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर 27 जून 2024 तक आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। याद रखिएगा ये जो डेट दिया है इन्होंने 27/6/2024, ये जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें जो है वो सारी चीज़ें डेट मैंने देखी जाएंगी कि इस टाइम तक डेट आ गया है कि नहीं। तो वो जो 3rd ईयर में है, अगर आपका रिजल्ट इस डेट तक डिक्लेयर हो जा रहा है तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, कि आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरा, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। देखिए आरआरबी है मतलब रीजनल रूरल बैंक्स है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रामीण गांव का जो है डेवलपमेंट करते हैं। तो जहां का भी आरआरबी है, जैसे यूपी का है तो यूपी में हिंदी चल जाती है, यूपी में इंग्लिश चल जाती है, यूपी में उर्दू चल जाती है। अब बंगाल का अगर आरआरबी है तो वहाँ बंगाली आपको आनी चाहिए। तो जहाँ से भी आप आरआरबी भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूँ तो यूपी से तो चलो मैं भरूंगा ही भरूंगा, मैं किसी और हिंदी बेल्ट में बिहार से भी भर सकता हूँ क्योंकि बिहार में भी हिंदी चलती है। तो आरआरबी में आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, देखिए कितना खूबसूरत सा वर्ड लिखा गया, डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब यह है कि इट इज नॉट नेसेसरी, अच्छा है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, और नॉलेज होनी ही चाहिए आपको। ये कोई बहुत मैंडेटरी बात नहीं, मतलब अगर आपके पास नहीं भी है कोई सर्टिफिकेट या वर्किंग नॉलेज तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि कंप्यूटर का प्रशिक्षित कोई बंदा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट कि कोई भी कोर्स आप 6 महीने का एटलीस्ट कर लीजिए। वैसे भी बिना कंप्यूटर के आजकल कोई काम कहीं होता नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ ऑफिसर स्केल फर्स्ट में है, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जहां स्टेट से भर रहे हैं वो आपको स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपको होना ही चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन है जैसे असिस्टेंट की है वैसे ही ऑफिसर स्केल फर्स्ट की है। आगे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिजायरेबल है। क्या आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मतलब यह है कि अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसकी वजह से आपको रोका नहीं जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजायरेबल है।
ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां से आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है। और रिजल्ट की डेट बार बार मैं आपको याद दिलाऊं, 27/6/2024, 27 जून 2024 तक आप पास होने चाहिए। ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन इस चीज। जब वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे ना तो सारे आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो ये आपका चेक करेंगे कि 27 जून तक आपका रिजल्ट आ चुका था या नहीं आ चुका था, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। वो नेक्स्ट अगला कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए, मतलब कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर के लिए कुछ चीजें हैं। पहला क्या कि प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा। प्रीफरेंस मतलब जैसे नॉर्मल एक बीए है, एक बीकॉम है और कोई बीएससी एजी है, तो प्रीफरेंस इसको दिया जाएगा। तो प्रीफरेंस इनको कहा है उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर। मतलब अगर ये डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं है और आप नॉर्मल भी बीए बीएससी बीकॉम है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए, इट इज व्हाट, क्या, प्रीफरेंस विल बी गिवन। ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, इनको अगर होगा तो प्रीफरेंस हम देंगे। हालांकि ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है बेटा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी ठीक है, उनको सिंपल ग्रेजुएट भी चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ है। आगे देखिए कि एज क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 27 जून तक आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी आपकी ग्रेजुएशन वाली, लेकिन एज इन्होंने कहा है कि 1 जून 2024 तक, मतलब 1 जून 2024 तक अगर आप 18 साल की हो जाते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब मिनिमम जो एक एज है वो है 18 साल और डेट क्या है, 1 जून 2024 तक आप 18 के हो जाने चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम एज जो ऑफिस असिस्टेंट की है वो 28 साल है और मैक्सिमम एज जो असिस्टेंट मैनेजर की है वो 30 साल है। मतलब अगर जनरल हैं आप और 30 साल से ज़्यादा हैं तो आप मैनेजर वाला पोस्ट नहीं भर पाएंगे। जनरल अगर हैं और आप 28 साल से ज़्यादा हैं तो आप असिस्टेंट वाला नहीं भर पाएंगे। मतलब आपकी एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 28 है या 18 से 30 साल है। ठीक है। डेट क्या है, नोट कर लीजिएगा, 1 जून 2024। तो ये बीच में ड्यूरेशन दे दिया है, इसी में आपको क्या करना है बेटा, भरना है कि इस डेट के बीच में पैदा हो। जैसे एक कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, कहा 2/6/1996 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1/6/2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। मतलब इन दोनों के कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए क्लर्क के लिए वो 28 साल और पीओ के लिए जो होनी चाहिए वो कौन सी चाहिए, 30 साल। ठीक है। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए आईबीपीएस आरआरबी। ठीक है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। देखो ये आप एक बात जानते हैं कि जनरल के लिए जो एकदम हेल्दी है उसका कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है कि 28 है मैक्सिमम क्लर्क के लिए, 30 है मैक्सिमम पीओ के लिए और दोनों के लिए जो मिनिमम है वो क्या है, 18 साल है। हाँ, कुछ को एज रिलैक्सेशन मिलता है, क्या है, शेड्यूल्ड का जैसे एससी है एसटी है इनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब 28 की जगह पर 5 और दे दीजिए, मतलब 33 ईयर्स तक ये भर सकते हैं। ठीक है। ओबीसी कास्ट को, नॉन क्रीमी लेयर को आपको मिलेगा कितना, 3 साल का। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब अगर भगवान ना करे कोई अगर वो स्पेशली एबल्ड है, हाथ पैर या कुछ ऐसा दिक्कत है उनको, तो उनको 10 साल तक का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को यहाँ 3+ ईयर्स जो भी है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्स +3 ईयर, मतलब जिन्हें उन्होंने सर्विस किया उसके साथ 3 साल और ज़्यादा उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। आगे देखिए इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कंपनी, ये सारी चीज़ दी गई हैं। नॉर्मली आपका जो आएगा वो आएगा जो जनरल SC ST OBC वाला, तो जनरल का तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। SC ST को आपने बोला 5 साल, OBC को 3 साल का रिजर्वेशन मिलने का, वो सारी है। डाइवोर्स्ड विडोज वुमन एंड वुमन लीगली सेपरेटेड उनको कितना मिलेगा, देखिए एज कंसेशन अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल और EWS के लिए 35 तक। ठीक है। एंड OBC के लिए 38 साल और SC ST तक 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं अगर वो लास्ट का केस है। ठीक है। और अगर वो 1984 के दंगों में प्रभावित हुए हैं तो उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो कितना है बेटा, 5 साल का है। ठीक है।
नेक्स्ट आगे, हाँ, कि पेपर क्या होगा और क्या सब्जेक्ट होगा, कितने टायर का होगा। तो आप जानते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आप जानते हैं जो क्लर्क या पीओ का पेपर होगा वो 2 लेवल पे है, ठीक है। एक क्लर्क है, क्लर्क में एक प्री और एक मेंस, पीओ में भी एक प्री और एक मेंस, लेकिन पीओ में एडिशनल इंटरव्यू हो जाता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। देखिए क्या मैंने कहा कि प्री आपका किसका है, ऑफिस असिस्टेंट, मतलब मल्टीपर्पज का जो प्री है, इसमें प्री में 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन सा, एक रीजनिंग और एक कौन सा बेटा, मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे। और ये कंपोजिट टाइम है 45 मिनट, मतलब 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 40 और 40 क्वेश्चन हैं। याद रखिए सबसे अच्छी बात है यहाँ, ये कंपोजिट टाइम है, मतलब आप कहीं भी स्विच कर सकते हो सब्जेक्ट में, मतलब चाहे आप ज़्यादा टाइम मैथ्स को दे दो, चाहे ज़्यादा टाइम आप रीजनिंग को दे दो। फिलहाल आपको मैक्सिमम टाइम जो मिलेगा वो कितने मिनट का मिलेगा, 45 मिनट्स का, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, प्री की बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, मेंस ना, मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का। मैंने कहा था ना, इस पेपर में वो कमाल करते हैं ना जिनकी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है इंग्लिश के साथ हिंदी को चूज करने का। तो देखिए इसमें क्या सब्जेक्ट है मेंस में। मेंस में एक तो रीजनिंग है और एक रीजनिंग है और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स है। प्री वाला तो सिलेबस है ही, ठीक है। तो रीजनिंग देखिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, देख लीजिए मैंने क्या कहा, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस देखिए अगर मेंस का पेपर कोई क्वालिफाई करेगा तो सबसे ज्यादा उसमें हेल्पफुल होगा उसका जनरल अवेयरनेस। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहे हिंदी चूज कर लो चाहे इंग्लिश चूज कर लो, ठीक है। मैथ्स दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो भी कितने होंगे, 200 होंगे। और इसमें कितने घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 2 आवर्स, कंपोजिट टाइम 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस को कवर अप करना है। ये मेंस है, ठीक है, मल्टीपर्पज का। अब हाँ, जैसे मैं बात करूं आगे कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स का मतलब क्या है बेटा, मिनिमम का मतलब ये है एक ओवरऑल कट ऑफ तो आप पार करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेक्शन वाइज भी पार करेंगे। देखिए प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जोड़े जाते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका रिजल्ट, मान लीजिए जैसे मैं आपको पीओ की बात करूं तो पीओ में जो मेंस के मार्क्स होंगे और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो जुड़कर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी, ठीक है। तो हर वाइज, जैसे मैं प्री की बात करूं तो हर सेक्शन में, मतलब जैसे इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग है तो मैथ्स में भी सेक्शन वाइज भी, मतलब मैथ में जैसे उन्होंने कहा 5 नंबर मैथ में भी आने चाहिए और 10 नंबर रीजनिंग में भी आने चाहिए, ओवरऑल 30 आने चाहिए। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट वाइज भी पास होना जरूरी है और ओवरऑल भी पास होना बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है। हाँ आगे देखो, अप्लीकेबल टू ऑल है, पेनाल्टी मार्क्स कितने होगा, तो आप ये जानते हैं ना 0.25 की पेनाल्टी आपको लगती है। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव। टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव है, रिटन तो है नहीं, बस केवल आपको मार्क करना है और आगे बढ़ जाना है। फॉर ईच क्वेश्चंस फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट, क्या 2.25, मैंने बोला ना 1/4, और द मार्क्स असाइंड दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड, ठीक है। पेनाल्टी के लिए 0.25 आपको कटेगा ही कटेगा, क्लियर। हाँ अभी मैंने जो बात किया था इसमें देखिए फीस, जैसे अभी आप बात करते हैं तो आप फीस तो देख लीजिए क्या है। तो जो बच्चे SC ST या PWD वाले बच्चे हैं तो उनकी जो फीस है वो 175 है और जो जनरल है उनकी जो फीस है वो 850 है। तो फीस आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है फीस में, लेकिन स्ट्रक्चर फी का यही है, ठीक है। कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, अगर आपको याद है मैंने अभी कहा था कि वो जो बच्चे SC ST होते हैं या रिजर्वेशन की कैटेगरी के होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए हमारे यहाँ सूरत में जो है एग्जामशाला को भी, अहमदाबाद में भी एग्जामशाला को भी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करने को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो हम लोग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करवाते हैं, 1 वीक या 10 दिन की क्लास होती है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे हम नॉर्मल अपने क्लास में पढ़ाते हैं, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिए हुए बच्चे हैं SC ST उनको हम लोग पढ़ाते हैं, वो कहलाता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो नॉर्मल बच्चों से इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ अब एक बात और देखो कि ये कभी कभी एक बच्चा ये पूछता है सर कि मैं तो प्री एग्जामिनेशन देने गया था, वहाँ अपना कॉल लेटर भूल आया। तो याद रखो यहाँ ऐसी गलती नहीं करना है।
प्री का जो कॉल लेटर होगा उस पर जो स्टैंप लगाकर आपको मिलेगी वो मेंस के कॉल लेटर में आपसे मांगेंगे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कॉल लेटर ऑफ प्राइमरी एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पर प्री का कॉल लेटर छोड़ के नहीं आना है, लेकर आना है। However, it will be duly authenticated stamped by the, मतलब वहां का जो स्टाफ है उस पर स्टैंप लगाएगा और आपको दे देगा और आप लेकर आइएगा, छोड़िएगा नहीं। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर सेफली, कैंडिडेट को वो कॉल लेटर सेव करके रखना है। कब के लिए? कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड क्या प्राइमरी एग्जाम कॉल लेटर एज वेल एज मेंस कॉल लेटर, मतलब जब मेंस का एग्जामिनेशन होगा ना तो आपसे कहा जाएगा कि वो कॉल लेटर दिखाओ जिस पर उन्होंने वहां स्टैंप लगाई थी। तो प्लीज प्री का कॉल लेटर अपने सेंटर पर छोड़कर मत आइएगा, उसको लेकर आइएगा, ठीक है। आगे देखो क्रेडिट हिस्ट्री, ये देखकर तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए। क्रेडिट हिस्ट्री क्या है? तो क्रेडिट हिस्ट्री प्राइमरली आप एक कह सकते हैं सिबिल स्कोर, मतलब आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना वो कैसे नापी जाती है। तो फाइनेंशियल हेल्थ कहीं ना कहीं नापी जाती है क्रेडिट हिस्ट्री से। मतलब जैसे आपने सिबिल स्कोर सुना होगा कि लोन उससे आसानी से मिल जाता है, मतलब आपने बैंक में कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, इस तरह की चीज़ें। अब आप तो कहेंगे सर हम बच्चे, हमारा क्या है? तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट है या आपका कोई लोन चल रहा है तो प्रॉपरली आपको टाइम पे EMI देनी है और प्रॉपरली आपको उसको डिस्क्लोज जो है क्लोज करवाकर या फोरक्लोज जो भी है क्लोज करवाकर आपको उससे NOC लेनी पड़ेगी, तो आपका क्रेडिट स्कोर हेल्दी रहता है। तो ये समझिएगा, क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन ए हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब जो लेन देन है ना वो एकदम सही होना चाहिए, कोई EMI बाउंस नहीं होनी चाहिए, कोई आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग RRB। एक मतलब आपका जो बैंक से रिलेशन है वो हेल्दी होना चाहिए, किसी भी बैंक के साथ हो, ठीक है। द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग RRB का, ऐसा कोई नहीं कि इतना ही स्कोर होना चाहिए, टाइम टू टाइम वो अपने आप को अपडेट करते रहे, इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, वो मिल जाएगा, ठीक है। दोज कैंडिडेट हुज सिबिल, अभी मैंने बोला था ना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब ये एक एजेंसी है जो क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करती है। हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव टू गेट आइदर, मतलब एक तरीके से या तो जैसे किसी का सिबिल स्कोर अपडेटेड नहीं है, अगर आपका अकाउंट ही नहीं है, कोई आपका लेन देन ही नहीं है तो सिबिल स्कोर होगा कहाँ से, ठीक है। तो आप या क्या करिए, अगर कोई लोन है तो लोन का NOC ले लीजिए। NOC का मतलब या तो आप टाइम्स देते रहिए या बताइए कि भाई, या तो आप उसका क्या करिए, उसको क्रेडिट हिस्ट्री अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स एडवर्सली अफेक्टेड इन द सिबिल फेलिंग विच द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी विड्रॉन माइट बी, अगर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी खराब हुई या आप बैंक डिफॉल्ट हुए तो बैंक को ये पूरा अधिकार है कि आपकी ज्वाइनिंग को क्या कर दे, रोक दे या कैंसिल कर दे, ठीक है। तो उसको परेशानी की जरूरत है, जिसके पास कोई लोन नहीं और जिसका कोई अकाउंट नहीं है उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है, ठीक है, बैंक से। नेक्स्ट अगला, हाँ क्रेडिट हिस्ट्री नोट, कैंडिडेट्स, देखो मैं जो बोल रहा था, कैंडिडेट्स विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिबिल स्टेटस, अगर जिसके पास अकाउंट ही नहीं है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप क्रेडिट स्कोर लाके हमको दें। हाँ, अलॉटेड RRB रिजर्व द राइट टू डिसअलाउ द कैंडिडेट हु डज नॉट मीट द, मतलब अगर आपका नहीं अच्छा रिलेशन है बैंक से, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, खराब है, मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खराब है तो भाई उनके पास ये पूरा राइट है, ठीक है। इंटरव्यू, याद है मैंने कहा था इंटरव्यू हमेशा किसका होगा, वो जो ऑफिसर स्केल होगा, ऑफिसर स्केल का मतलब PO होगा और PO का मतलब ऑफिसर स्केल 1 होगा, क्लर्क का तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो देखो जरा क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑफिस असिस्टेंट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मैंने बताया एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपका इंटरव्यू होना। कैंडिडेट्स who have been shortlisted in the main examination for the post of officer scale 1, उनके लिए इंटरव्यू होना है। will be subsequently be called for interview to be coordinated by the nodal regional rural bank with assistance of NABARD and IBPS in consultation with the appropriate authority, मतलब आपको बता देगा इस जगह पर आपका इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू लेंगे आपका, ठीक है। केवल और केवल किसके लिए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100, क्या कि 100 मार्क्स का, देखो मैंने कहा ना क्लर्क में तो इंटरव्यू होना ही नहीं है,
पीओ में इंटरव्यू होना है, पीओ में जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स की बनेगी, प्री से कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और ये भी जरूरी है कि 100 में से मिनिमम 40% आपके नंबर इंटरव्यू में आने ही चाहिए। देखिए क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, 40% से कम ना हो। इसका मतलब 100 में से 40 नंबर आने ही चाहिए। अगर 39 नंबर आ गए तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसलिए भाई इंटरव्यू की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। हाँ, जनरल के लिए है। और 30% फॉर SC ST OBC, मतलब SC ST OBC के 35% मार्क्स होने चाहिए 100 में से, मतलब 35 मार्क्स होने चाहिए। और जनरल के लिए होने चाहिए कितना, 40 मार्क्स होने चाहिए। देखो लिखा है द रिलेटिव वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, मैंने कहा था प्री का नहीं होगा ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80-20, मतलब जो रिटर्न आपका मेंस हुआ है उसका रेशियो होगा 80% और जो इसका कितना होगा 20%। ये ऑफिसर कैडर के लिए है, ठीक है। देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ग्रेजुएशन, हाँ मतलब आपको नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में 50% हो या 60% हो तभी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर इज देयर इन आरआरबी पीओ। याद रखिए पीओ में जैसे मैं बोलूं आईबीपीएस पीओ, पीओ कई है ना बेटा, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। तो आईबीपीएस एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी होता है जिसमें लेटर और एस्से लिखवाया जाता है, लेकिन इनके डिस्क्रिप्टिव में आपको कोई डिस्क्रिप्टिव देने की जरूरत नहीं है। ये केवल प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज का है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज ओनली इन एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखो किसी भी स्टेट से भी, जैसे यूपी वाले बिहार से भर सकते हैं, लेकिन अंतर बस ये है कि जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कमेटी कंडक्ट्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये तो मैंने बताया ना SC ST कैंडिडेट्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए करते हैं, 10 दिन के लिए ट्रेनिंग होती है, हम लोग खुद भी करवाते हैं। ये वो ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। प्री एग्जाम ट्रेनिंग में भी अरेंज फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। देखो ना, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर, OBC, माइनॉरिटी, इनके लिए आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करवाते हैं। एक तरीके से 1 हफ्ते या 10 दिन की पढ़ाई होती है। कैंडिडेट्स कैन फिल फ्रॉम अदर स्टेट, बिल्कुल मैंने भी आपसे यही कहा था कि किसी भी अदर भी स्टेट से है ना तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वहाँ की रीजनल रूरल लैंग्वेज आनी चाहिए, ग्रामीण प्रवेश, ठीक है। लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये है क्या, ऑफिसर स्केल 1, ये ना। अब देखिए, अब जैसे आप कैसे कहते हैं यूपी वाले क्या भर सकते हैं, जैसे मैंने कहा नेम ऑफ स्टेट और, जैसे अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु से हैं तो आप भर सकते हैं आराम से। अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, ये सारी दे दिया। मध्य प्रदेश से हैं तो इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। झारखंड में इंग्लिश और हिंदी से भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में से भरना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए या उर्दू आनी चाहिए। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश से हैं तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, मतलब ये लैंग्वेज दी गई, ये स्टेट कि आप अपना स्टेट छोड़कर। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको उसी स्टेट में जॉब मिलेगी। जैसे नॉर्मल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की मैं बात करूं ना, तो आप अगर मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं तो हो सकता है आपको पोस्टिंग वो एमपी में दे दे, हो सकता है वो तमिलनाडु में दे दे, हो सकता है दिल्ली में दे दे। ये आईबीपीएस और एसबीआई की बात कर रहा हूं, लेकिन आरआरबी में जिस स्टेट से आप भरेंगे आपको उसी स्टेट के किसी सिटी में आपको दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको यूपी को एमपी में भेज दिया जाएगा, क्योंकि रीजनल रूरल लैंग्वेज का क्या है, जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं बेटा, याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो होप सो आपको नोटिफिकेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो एक बार ब्रांच हमारी ज़रूर विजिट करें। हम लोग हर हफ्ते एवरी मंडे को बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, बैंक के, आरआरबी, आईबीपीएस, सारा फोकस करके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।